ठीक है, तो चैप्टर का नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स। ठीक भैया, ऑल्टरनेटिंग करंट नाम से ही समझ में आ रहा है बेटा, वो करंट जो समय के साथ वेरी करता है। ऑल्टरनेटिंग का मतलब, अनंत बाबू सही कर दो, नहीं आके जड़े अभी हम करो सही। हमारा अपने अकेले हवा खानी है पूरी, घुमाओ उसको। हाँ, तो ऑल्टरनेटिंग करंट्स मतलब वो करंट जो समय के साथ वेरी करता है। सही है, समय के साथ कभी बढ़ेगा, मैक्सिमम होगा, घटेगा, वहीं आ जाएगा जहां चला था, डायरेक्शन रिवर्स करेगा, फिर वहीं आ जाएगा। कहने का मतलब है वो करंट जो समय के साथ पीरियोडिकली वेरी करे। समझ गए मेरी बात? वो डेफिनेशन अभी लिखवा देंगे और चीजें समझा देंगे। पहले आप लोग क्या करो, लिखो, टॉपिक डालो इसमें, ऑल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज, alternating current and voltage developed, alternating current and voltage developed in rotating a coil, voltage developed in rotating a coil, in rotating a coil इन मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अब भैया नजरें बोर्ड पे रखिएगा सब लोग। हम क्या कह रहे थे, ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। आओ, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक लूप रखा हुआ है, एक कॉइल रखा हुआ है। ये कॉइल, इस कॉइल को यहां से रोटेट कराया जा सकता है। ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। मतलब आप ऐसे समझिए, ये कॉइल ऐसे रोटेट होगा। बात समझ में आ रही है? सिंपल सी चीज है। जब इस कॉइल को रोटेट कराओगे, ठीक है, सुनना बेटा सब लोग, तो इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराने से क्या इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का चेंज आएगा? नहीं समझ पा रहे मेरी बात? जैसे मान लीजिए कि ये एक पेपर है, मान लो ये एक कॉइल है। अभी इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे रखा गया है, ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं। इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में क्या कराया गया? रोटेट कराया गया। इस पोजीशन पे ध्यान देना, देखिए इस पोजीशन पे मैक्सिमम फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। जैसे ही रोटेट कराओगे फील्ड लाइंस पास होना कम हो जाएंगी और इस पोजीशन पे फील्ड लाइन सबसे कम पास होगी, तो फ्लक्स में चेंज आ रहा है। मैक्सिमम फ्लक्स, जीरो फ्लक्स, फिर से मैक्सिमम फ्लक्स, फिर से जीरो फ्लक्स। मतलब हम कहना क्या चाह रहे हैं कि लगातार मैग्नेटिक फील्ड लाइन में कॉइल को रोटेट कराने से उसमें फ्लक्स लाइंस चेंज होंगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हिसाब से क्या इंड्यूस होगा? ईएमएफ, और क्या प्रोड्यूस होगा? करंट प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हिसाब से। सबको समझ में आ गई ये चीज? अब यहाँ समझने वाली बात क्या है, ये बताइए कितना फ्लक्स प्रोड्यूस और फ्लो कर रहा होगा इस कॉइल से जब इसको रोटेट किया गया होगा? बी ए कॉस थीटा। भाई जब वो ऐसे रहा होगा तो एरिया वेक्टर भी उधर ही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी उधर ही है, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 0, cos 0 1, मैक्सिमम फ्लक्स। अब जैसे रोटेट करोगे तो थीटा एंगल आ जाएगा, तो बी ए cos थीटा फ्लक्स, यहाँ 0 फ्लक्स। ठीक है, अब फ्लक्स आ गया। अब हमको ये बताइए कि जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा? माइनस एन डी फाई बाई डी थीटा की डी टी, माइनस एन डी फाई बाई
dt। यहाँ पे थीटा क्या है सब लोग देखो बेटा, क्या आप लोगों ने एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला, ये रोटेट हो रहा है ना, तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो थीटा का यहाँ से क्या फॉर्मूला बनेगा, ओमेगा टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ओमेगा टी। इधर इधर सुनो, ये आ गया समझ में। तो थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी ए कॉस थीटा की जगह क्या लिख दिया, ओमेगा टी। यहां तक कोई समस्या, इसको यहां पुट कर दो, तो E इज इक्वल टू माइनस एन डी बाई डी टी ऑफ फाई की जगह क्या लिखोगे, बी ए कॉस ओमेगा टी। इसमें मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एन बी ए डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी। तो बात समझ आई, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ओमेगा। तो ईएमएफ का फॉर्मूला माइनस माइनस एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये ईएमएफ प्रोड्यूस्ड का फॉर्मूला आ गया किसी भी इंस्टेंट पे, ओमेगा टी ही थीटा है। यहां तक सबको समझ में आ गया, ये ईएमएफ प्रोड्यूस्ड का फॉर्मूला हो गया। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी जिससे वो रोटेट कराया जा रहा है टी टाइम में, किसी भी समय का टाइम क्या है टी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और नंबर ऑफ टर्न्स। यहां तक सबको समझ में आ गया। अब कहां कहां ये ईएमएफ कितना कितना होगा वो हम लोग को समझना है, पहले ये जल्दी से नोट कीजिए आप। तो ईएमएफ प्रोड्यूस्ड का फॉर्मूला आ गया एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब जरा इसी में एक बात, ये इधर डायग्राम हटा दें। अब ये बताओ ईएमएफ मैक्सिमम कब होगा, जब ओमेगा टी कितना डिग्री हो। तो व्हेन ओमेगा टी दैट इज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री जब होगा, तो साइन 91 हो जाएगा। इधर देखिए, तो ईएमएफ जो होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, ई जो है वो ई नॉट हो जाएगा और बन जाएगा एन बी ए ओमेगा। समझ गया सब लोग, ई किसी भी समय में ईएमएफ है एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ई नॉट मैक्सिमम ईएमएफ है जब ओमेगा टी यानी कि थीटा कितना डिग्री होगा, और मैक्सिमम ईएमएफ को ई नॉट कहते हैं, मैक्सिमम ईएमएफ प्रोड्यूस्ड। कोई समस्या, आप देखो जरा इधर सब लोग नजरें बोर्ड पे रखो। तो फ्रॉम E इक्वल्स टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, एक मिनट देखिएगा है, एन बी ए ओमेगा क्या है, तो E इक्वल्स टू एन बी ए ओमेगा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, E नॉट साइन ओमेगा टी। तो ईएमएफ प्रोड्यूस का फॉर्मूला आ गया, ईएमएफ एट एनी इंस्टेंट, ई मतलब क्या, ईएमएफ at any instant is equal to maximum EMF sin omega t, और यही t जो है उसी टाइम पे ये EMF है E, तो ये कांस्टेंट रहेगा। EMF कह लो, मैक्सिमम EMF कह लो, एम्पलीट्यूड कह लो, ये सब कांस्टेंट रहेगा। जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे EMF की वैल्यू क्या होती चली जाएगी, चेंज होती चली जाएगी। नहीं समझ पाए, इसको इंस्टेंटेनियस ईएमएफ भी कहते हैं, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। तो ये मैक्सिमम ईएमएफ कह लो, ऑल्सो नोन एज पीक ईएमएफ, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। चलो हटा दें।
ठीक है, इधर वाला पार्ट हटा दें। हाँ, तो भैया हम क्या कह रहे थे, नजरे बोर्ड पे रखिएगा कि मान लो ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, सही है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में लूप को अलग अलग डायरेक्शन में, मतलब एक ही डायरेक्शन में घुमाया जा रहा है इसे। तो पहले उसका स्टैंडर्ड डायरेक्शन क्या था इनिशियली, ये रहा होगा। इस टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, एरिया वेक्टर भी किधर है, उधर ही है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, मतलब यहाँ थीटा भी 0 डिग्री है, या कह लो ओमेगा टी भी क्या है, 0 डिग्री है। अब हम लोग को पता है कि भैया ईएमएफ का फॉर्मूला ई नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी को जब 0 लिखोगे तो ई कितना हो जाएगा, 0 ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ई को कहीं कहीं पे वी भी कहते हैं, यहाँ 0 ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ। फिर थोड़ा सा इसको क्या किया गया, थोड़ा क्या पूरे घुमा दो, ये सही है। पहले वो ऐसा था, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर भी उधर 0 डिग्री। अब इसको रोटेट करके यहाँ लाया गया, एरिया वेक्टर किधर हो गया, नीचे, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, सही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों के बीच का एंगल, फ्लक्स तो नहीं क्रिएट हो रहा है, फ्लक्स 0 है, cos 0 सॉरी cos 90 0, लेकिन ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। थीटा यहाँ पे 90 डिग्री है, तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन 90 क्या हो जाएगा 1, तो E इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, समझ गए। अब फिर से इसको नीचे ले आओ, इसको पहले ये ऊपर की तरफ था, अब ये कहां की तरफ हो गया, नीचे की तरफ। तो यहाँ पे थीटा 180 डिग्री हो गया, सही है। साइन 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री, 0 होती है 0। तो फिर से ईएमएफ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और फिर से वही उल्टा कर दो, पहले ऐसा था, अब कैसा कर दो, इधर की तरफ। तो अब की थीटा कितना डिग्री हो गया है, 270 डिग्री, ठीक है। चलो भैया, तो यहाँ पे जो ईएमएफ होगा वो होगा ई नॉट साइन 270। साइन 270 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, -1। समझ गए, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। तो एक कंप्लीट रोटेशन का मैंने बता दिया आप लोगों को, कहो तो वापस 360 पे ले आए, मतलब जहां से चले थे वहीं वापस आ जाएंगे, वो भी बता दें, जगह नहीं है मेरे पास है। फिलहाल आप सिस्टम समझ गए होंगे कि इस तरफ ईएमएफ है, सुन लो भैया, और इस तरफ क्या है, ओमेगा टी। जब 0 डिग्री था तो ईएमएफ भी कितना था, जब 90 डिग्री हुआ मतलब π/2 हुआ तो ईएमएफ 1 हो गया, सॉरी ई नॉट हो गया मैक्सिमम। जब 180 डिग्री पे आए तो वापस कितना हो गया, 0। 270 पे आए -1 माइनस ई नॉट, और वापस जब 360 पे जाओगे तो क्या हो जाएगा, जहां थे वही वापस आए। तो ये समझ में आया कि नहीं आया, अरे साइन कर्व भी तो है, आप लोग को याद होगा y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, एसएचएम की इक्वेशन हुआ करती थी। तो y एक्सिस पे कौन है, ईएमएफ प्रोड्यूस्ड, एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम ईएमएफ कितना है, e नॉट sin ओमेगा t। क्लियर हो गया। जिस फेज में करंट प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ दिया गया होगा, उसी फेज में क्या प्रोड्यूस हुआ होगा, करंट। तो ये करंट की वैल्यू हो गई। हाँ, और क्या है। चलो भैया, कुछ ऊपर वाली चीज हटा देंगे, ठीक।
भैया जनरेटर ट्रांसफार्मर सारे नाटक समझने हैं, इसी कंसेप्ट पे हैं सारे नाटक। चलो हाँ तो भैया आगे बढ़ते हैं, बैठो बातें मत करना। देखो सबसे पहले तो ये बताओ कुछ चीजें हैं, जैसे ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ ई नॉट साइन ओमेगा टी, कहीं कहीं इसी को लिखता है V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, वोल्टेज सही है। और करंट का फॉर्मूला क्या होगा फिर आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये जो ई नॉट है या आई नॉट है या वी नॉट है, ये सारे कहलाते हैं एम्पलीट्यूड्स। इस ग्राफ का क्या, ये देखो इस ग्राफ के लिए एम्पलीट्यूड, ईएमएफ वाले ग्राफ के लिए एम्पलीट्यूड ये है, दैट इज ई नॉट, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ। और आई वाले ग्राफ के लिए पीक वैल्यू कितनी है, आई नॉट। तो ई नॉट पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, आई नॉट पीक वैल्यू ऑफ करंट या एम्पलीट्यूड, सही है। ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये इसका फॉर्मूला 2 पाई n पढ़ा होगा, 2 पाई f है ना, या फिर रोटेशन में 2 पाई बाई t, वेयर शेखर बाबू t इज टाइम पीरियड, f फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी वही नंबर ऑफ रोटेशंस इन 1 सेकंड, ठीक है। और टाइम पीरियड मतलब टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रोटेशन, ठीक है। सबको समझ में आ गया। तो ये सब बेसिक बातें हो गई। अब लिखो इसके बाद, ये लिखना है सब ओमेगा का फॉर्मूला, लिखना तो लिख लेना। चलो हमारे घरों में आता है ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, सही। हमारे घरों में जो ऑल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज जो भी आता है, वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है, नहीं हर्ट्ज नहीं, राउंड्स पर सेकेंड या साइकिल्स पर सेकेंड। हमारे घरों में जो बिजली आती है वो 50 राउंड्स या 50 साइकिल्स पर सेकेंड की बिजली आती है। समझ रहे बात हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, हर्ट्ज कह सकते हो। लिखो टॉपिक, यहां तक क्लियर है। लिखो टाइप्स ऑफ करंट्स, करंट के प्रकार, टाइप्स ऑफ करंट। अच्छा हम लोग चैप्टर एसी पढ़ रहे हैं तो एसी के ही टाइप पढ़ेंगे, एसी डीसी नहीं, एसी के ही प्रकार पढ़ेंगे। लिखो ऑल्टरनेटिंग करंट, पहला लिखो मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। तनीषा जी लिखिए पॉकेट लाइन, जानवी का है बेटा, नहीं पता, स्कूल आई थी काहे की छुट्टी, बड़े बच्चों की भी छुट्टी। देखो ठीक है, देखो इधर सब लोग ध्यान दो बेटा, आप लोग को बता दें ऑल्टरनेटिंग, नजरें बोर्ड पे रखो, ये अपना I वर्सेस T कर्व है, करंट एट एनी इंस्टेंट वर्सेस टाइम। मान लो ये एक साइकिल के लिए, ठीक है, ऐसी 50 साइकिल पर सेकेंड होती हैं जो हमारे घरों में बिजली आती है। 50 साइकिल समझ लो ना, ये एक साइकिल, ठीक है, ऐसी कितनी साइकिल, 50 साइकिल इन 1 सेकेंड, तो हमारे घरों में बिजली आती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसके बारे में कहें तो ये हो गया एक साइकिल, एक, और ऐसे 50 बार घूमेगा एक ही सेकंड में, तो 50 साइकिल, ठीक है ना, उसी हिसाब से सोचेंगे। चलो देखो बेटा, ये 0 सुनना,
एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसे क्या कहते हैं? मतलब ये आधा टाइम पीरियड और ये 1/4 टाइम पीरियड, मतलब ये 3/4 टाइम पीरियड। वो तो बात समझ आ गई। अब हम लोग मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट की, मीन मतलब एवरेज। आधी साइकिल में करंट प्लस है, आधी साइकिल में करंट क्या है, मतलब डायरेक्शन चेंज हो गया उसका। आधी साइकिल में ऐसे तो आधी साइकिल में ऐसे। तो मीन वैल्यू फॉर अ कंप्लीट साइकिल ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज 0। देखो, फॉर अ कंप्लीट साइकिल ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, फॉर अ कंप्लीट साइकिल ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, the mean value of alternating current is 0. Mean value of alternating current is 0. कंप्लीट साइकिल के लिए मीन वैल्यू क्या है? इसीलिए हम लोग मीन वैल्यू जो निकालते हैं वो आधी आधी साइकिल का निकालते हैं। ठीक है, तो लिखो इसके बाद मीन वैल्यू फॉर आधी साइकिल, कंप्लीट साइकिल के लिए आई मीन 0। सेकेंड लिखो फॉर हाफ साइकिल। ठीक है, सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला याद है किसी को? एक तो वो था फॉर उनके लिए कंटिन्यूअस बॉडीज के लिए, डिस्क्रीट के लिए नहीं। अरे वो इंटीग्रेशन एक्स डी एम बाई डी एम वाला फॉर्मूला था ना, है ना? नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आपकी गलती नहीं है, आपने 11th से पढ़ा ही नहीं। देखो सब लोग इधर देखो, मान लीजिए आप लोगों को मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट निकालना है। शिखर इधर देखो बेटा, सब लोग, तो मीन वैल्यू ऑफ करंट भी तो एक करंट ही है, सही है? ऊपर नीचे dt dt मल्टीप्लाई डिवाइड करा दो और इंटीग्रेट कर दो ओवर अ पीरियड ऑफ 0 से लेके आधी साइकिल, दैट इज कितना, t/2। नहीं समझ में आया फॉर्मूला? आई मीन भी तो आई ही है, ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई डिवाइड कराया और 0 से लेके t/2 तक इंटीग्रेट कर दिया। यही सेंटर ऑफ मास में से निकालने का फॉर्मूला बेटा। अब देखो आई मीन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके t/2 आई dt डिवाइडेड बाई dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t 0 से लेके कहां तक, t/2 तक। लिमिट लगा दो, जहां t लिखा है वहां क्या लिखोगे, t/2। 0 से लेके t/2 आई dt, और इसकी जगह क्या लिखा आप लोगों ने, t/2, इस t की जगह। ये समझ में आया कि नहीं आया? कई किताबों में ये चीज डायरेक्ट दी हुई है, वैसे आता है यहां से। ठीक है, देखो आई मीन इज इक्वल टू 2/t इंटीग्रेशन 0 से लेके t/2। आई का फॉर्मूला होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी dt, सही है? इसमें आई नॉट को बाहर उठा लो, 2i0 डिवाइडेड बाई t इंटीग्रेट किसको कर दो, साइन ओमेगा टी dt, सही है? बताइए भाई कौन बताएगा? अनामिका, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन अनामिका बताएंगी, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का कोफिशिएंट कौन है, ओमेगा, वो डिवाइड में आ जाएगा। और कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, 0 से लेके t/2 तक। तो आई मीन इज इक्वल टू
इस ओमेगा को बाहर ले लो, माइनस को भी बाहर ले लो, -2I0/ओमेगा t cos ओमेगा t 0 से लेके a/2। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का? तो I mean इज इक्वल टू -2I0/ओमेगा t। पहले t की जगह क्या लिखोगे? जगह नहीं है मेरे पास यार, पहले इतना लिखो। तो हम इधर वाला अब इधर लिख रहे हैं, ठीक है? इसके बाद से इधर लिख रहे हैं। देखिए, तो आई मीन इक्वल्स टू -2I0/पाई/ओमेगा t। पहले इस t की जगह क्या लिखोगे? t/2। तो cos ओमेगा t/2 माइनस, फिर t की जगह क्या लिखोगे? 0 cos 0। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अब आप सबको पता है, देखना बेटा, फ्रॉम ओमेगा का क्या फॉर्मूला होता है? 2π/t। सुन रहे हो? इसका मतलब ओमेगा इंटू टी की वैल्यू कितनी हो गई? रख दो यहाँ पे, -2I0/ओमेगा इंटू टी की जगह लिखा cos ओमेगा टी की जगह 2π/2। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? यहाँ तक समझ आया? ये 2 से 2 गया, ये 2 से 2 गया, इधर वाला लिख लिए। इसके बाद बचा -I0/पाई cos पाई -1। cos पाई की वैल्यू कितनी होती है? -1 कितना हो गया? -2। तो आई मीन का फॉर्मूला आ गया 2 × I0/, ये मीन वैल्यू का फॉर्मूला आ गया। अब जब 2 को जब पाई से डिवाइड कराओगे, तो 2 को पाई से डिवाइड करने पे आएगा 0.637 I0। समझ गए? और 0.637 I0 का मतलब होता है I mean is 63.7% ऑफ I0। तो पीक वैल्यू जितनी भी होगी उसका 63.7% क्या होगा? I0। ठीक है, लिख लिया सबने? ये फॉर्मूला याद रखिएगा, डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लिखो दूसरा, लिखो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, आरएमएस करंट। देखो बेटा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, वो क्लास 11th में आरएमएस वेलोसिटी हुआ करता था। क्या फॉर्मूला था आरएमएस वेलोसिटी का? तीन तरीके की वेलोसिटी थी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, आरएमएस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। तो एब्सेंट है, पढ़े नहीं क्या? नहीं पढ़े थे? अच्छा चलो, अरे √3RT/m, 8RT/πm, कुछ ऐसे फॉर्मूले नहीं आते आप लोग? ठीक है, देखो अच्छा, तो हम क्या कह रहे हैं? आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, किसी भी चीज की आरएमएस वैल्यू निकालते क्यों? देखो, आरएमएस का मतलब रूट मीन और स्क्वायर।
अच्छा, आरएमएस वेलोसिटी क्यों निकालते थे? प्रेशर वाला चैप्टर था अगर आपको याद हो। एक कंटेनर के अंदर खूब सारे गैस मॉलिक्यूल्स होंगे। शेखर आगे कंटाप मार देंगे, बता रहे बहुत तेज, सबसे देख रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे। प्रेशर का फॉर्मूला अगर याद आ रहा हो 1/3 mn v² वॉल्यूम। v जो थी वो आरएमएस वेलोसिटी थी। भाई एक कंटेनर अगर याद आ रहा हो, एक कंटेनर के अंदर इलेक्ट्रॉन इधर भी जाता है, इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, गैस मॉलिक्यूल या जो भी पार्टिकल है वो इधर भी जाएगा, टकरा के मोमेंटम से इधर भी आएगा। तो इधर जाएगा तो वेलोसिटी प्लस में, इधर आएगा तो वेलोसिटी माइनस में, तो नेट वेलोसिटी तो जीरो हो जानी चाहिए। इसका मतलब प्रेशर लगना ही नहीं चाहिए टेक्निकली, है ना। इसीलिए क्या किया जाता है, जितनी भी पार्टिकल्स की वेलोसिटी होती है उनका स्क्वायर कर देते हैं ताकि वेलोसिटी प्लस हो जाए, फिर उसका मीन निकाल देते हैं और फिर बाद में अंडर रूट कर देते हैं ताकि वापस वहीं आ जाए। कुछ ऐसा याद आ रहा है मैंने बताया। उसी प्रकार करंट के साथ भी होता है। करंट का, सुनिएगा, करंट का स्क्वायर करो और जितने भी करंट हैं उनका मीन निकाल के वापस क्या कर दो, अंडर रूट कर दो। करंट का स्क्वायर करके मीन करके अगर रूट करोगे तो आरएमएस वैल्यू ऑफ, और ये पॉजिटिव वैल्यू है, अनामिका क्या हो गया, ये आगे समझ में। अच्छा, स्क्वायर करके मीन करके रूट करोगे तो आएगा तो एक करंट ही, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दोगे तो ये भी आई स्क्वायर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। तो आई स्क्वायर इक्वल टू ऊपर नीचे dt dt मल्टीप्लाई डिवाइड करा दो और क्या कर दो, अब मीन वैल्यू ऑफ करंट जो थी वो तो आधी साइकिल की निकलती थी 0 से t/2 पे, लेकिन जो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट होती है वो कंप्लीट साइकिल के निकलती है 0 से t, 0 से लेके, आ रहा है समझ में। तो आई स्क्वायर इक्वल टू 0 से t आई स्क्वायर dt, dt का इंटीग्रेशन 0 से लेके t, इस t की जगह क्या लिखोगे, t। तो आई स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके t आई स्क्वायर dt, और इस t के नीचे क्या लिख दिया हम लोगों ने जगह t। नहीं समझ में आया। पिछली बार क्या आया था याद करो, आई 1/t/2 0 से t/2 आई दे दिया था, अब की बार ये आ गया। तो आई स्क्वायर इक्वल टू 1/t, आई की जगह क्या लिखोगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी, और इसका क्या है, तो आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। बोलो बात समझ में आई। आई नॉट स्क्वायर बाहर ले लो और इंटीग्रेट किसको करोगे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और हमें अंश बताएंगे साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कैसे होता है। साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, हाँ जी तनिषा जी, बेटा हाँ खंडा, हाँ करेक्ट। अखंडा ही सिर्फ पढ़ाई किया, उस दिन गाली खाया, उसके बाद इसी को केवल समझ आया है, बाकी बच्चे घर जाकर निठल्ले हो जाते हैं। बायो वालों को रटना पड़ेगा, मैथ्स वालों को ये चीज एकदम दिमाग में बैठी होनी चाहिए। साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता नहीं है, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। बायो वाले आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। बायो वालों को समझ आया, मैथ वालों को आज तक नहीं आया, तो आप लोगों को क्या आएगा सीरियसली बताओ। 50,000 1, 50,000 2, 50,000 3 बताए हैं, लेकिन आज तक नहीं समझ पाए ये लोग, हर बार गाली खाते हैं। फिलहाल क्या करा नीचे अभी इंटीग्रेट नहीं किया है हमने। ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। इंटीग्रेट नहीं किया है अभी, अब करेंगे, ठीक है। तो आई नॉट स्क्वायर बाई टी, ये वाला 2 कहाँ ले लो,
और इंटीग्रेट कर दो dt 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी dt। अब देखो मैथ वाले अभी यहाँ भी फंसेंगे, बिना इसका लिखो जरा, इधर वाला हटा दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भैया इसको इंटीग्रेट करना है। अभी तक तो आप लोगों ने आपस में डिस्कशन कर ही लिया होगा। देखो भैया 1 का इंटीग्रेशन, देखिए पकड़ा गया एक आदमी। 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में t, cos 2 ओमेगा t का sin 2 ओमेगा t, और t का कोफिशिएंट कौन है 2 ओमेगा, वो डिवाइड में आ जाएगा 0 से लेके t। समझे अंश भैया? x नहीं t। बहुत उम्दे। आओ अच्छा इधर देखो सब लोग, भैया 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 अब क्या लगाएंगे लिमिट। तो जहां जहां t लिखा है पहले पहले वहां क्या लिखोगे, बड़ा T। फिर जहां जहां माइनस, सुनो, फिर जहां जहां t लिखा है वहां क्या लिखोगे 0, और साइन 0 भी क्या होता है, तो ये लिखने कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, तो आई स्क्वायर इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर बाई 2t, t माइनस, अब जरा एक मिनट देखो बेटे इधर, ओमेगा इंटू टी 2 पाई था अभी अभी, तो साइन 4 पाई होगा यहाँ। साइन 4 पाई भी क्या होता है 0। आई नॉट स्क्वायर बाई 2t डॉट t कट गया, आई स्क्वायर का फॉर्मूला आई नॉट स्क्वायर बाई 2, सही है। सुनो सुनो सुनो, तो यहां से आई का क्या फॉर्मूला आएगा, आई नॉट डिवाइडेड बाई, यही आई आर एम एस। देखो यहाँ ये तो समझ आया, जहां ओमेगा टी है वहां 2 पाई रख दिया, अभी पिछले वाले में बताया होगा 2 पाई इंटू 2 4 पाई, साइन 4 पाई की वैल्यू से। ये आई आर एम एस का फॉर्मूला आ गया आई नॉट बाई रूट 2। इधर वाला हटा दें, घर जाके तुरंत पढ़ लोगे तो रिवाइज करके समझ आ जाएगा, पर तुरंत जाके पढ़ लेना फिर, है ना। आओ जरा जरूरी बात समझो। तो भैया आई आर एम एस, ये जो आई आया है ये आई आर एम एस है। इधर देखिए बेटा, का फॉर्मूला आया आई नॉट बाई रूट 2 को सॉल्व। अच्छा आई आर एम एस का अगर ये है तो बी आर एम एस का क्या होगा, बी नॉट बाई रूट 2, सही है। आर एम एस करंट, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट को वर्चुअल करंट भी कहते हैं, इफेक्टिव भी कह सकते हो, सही है। इसी को आर एम एस को ही कहते हैं। इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो 1 बाई रूट 2 सॉल्व करोगे तो 0.707 आएगा, और 0.707 का मतलब होता है 70.7% ऑफ, तो पीक का 70.7%, वो कितना था 63.7 या 70.7। जल्दी करिए। चलो अब आप लोगों को एक जरूरी जानकारी दे दें, क्या डालें, बायो वाले बच्चों से निवेदन है कि मैथ के ये फॉर्मूले रट लो एकदम, ठीक है। चलो बहुत उम्दा। अब सुनिए, देखो नोट करके कुछ जरूरी बातें नोट देखिए। द एमीटर measuring alternating current, the ammeter measuring alternating current gives RMS value of current,
the emitter measuring alternating current gives RMS value of current। ठीक है, मतलब अगर एक सर्किट में एमीटर बना है, मतलब वो एमीटर कौन सा करंट देगा आपको। इसी प्रकार फिर स्टॉप के बाद लिखो द वोल्टमीटर मेजरिंग ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, द वोल्टमीटर मेजरिंग ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज gives RMS value of voltage। नहीं समझे, वोल्टेज मतलब अगर इसका ये है कि अगर एक एसी सर्किट है और वहां एमीटर लगा हुआ है, तो इसकी अगर करंट वैल्यू 5 एम्पेयर है तो ये आई आरएमएस है, ना कि आई नॉट है, ना कि आई मीन है। क्या है? आई। या वोल्ट मीटर लगा है तो वो भी आरएमएस देगा, सीधी बात। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट नोट करके लिखो। अब ये समझा देते हैं, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। हमारे घरों में कितना वोल्टेज आता है? हमारे घरों में आता है 220 वोल्ट, जो कि वेरी करता है, फ्लक्चुएट करता है। नहीं है ऑल्टरनेटिंग करंट में वोल्टेज है तो घटेगा बढ़ेगा। एसी लगा होगा तो देखते होगे उसमें लाल लाल बताता रहता है ना। एसी यहाँ नहीं, आपके घरों में लगा होगा। वो बढ़वा सकते हो, डिपेंड अपॉन, उतना आसान भी नहीं होता। फिलहाल देखो, वोल्टेज जो बेटा वो पावर बढ़वाते हैं, किलो वॉट बढ़वाते हैं, है ना, लोड बढ़वाते हैं। तो आरएमएस वैल्यू जो घरों में आती है, जो घरों में वैल्यू आती है वो कितनी आती है? 220। वो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। बात समझ में आ रही है? अब आप लोग देखो, वी आरएमएस का फॉर्मूला होएगा वी नॉट बाई रूट 2 इज इक्वल टू 220। तो वी नॉट जो होगा वो कितना होगा? 220 रूट 2, जिसको सॉल्व करोगे तो आएगा लगभग 311। 220 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? तो हमारे घरों में जो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज जा सकती है वो 311 प्लस से 311 कहाँ जा सकती है? माइनस तक जा सकती है। मतलब अगर आपको जोर का झटका लगा तो वो और जोरों से लगेगा। ठीक समझे मेरी बात? 220 नहीं लगेगा, समय अगर सही रहा तो 311 भी लग सकता है। लिखो, ये हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड। लिखो अगला पॉइंट क्या हुआ अनुश्री? लिखो, अच्छा ये लिखो, अगला पॉइंट नोट करके लिखो। एसी ऑल्टरनेटिंग करंट डज नॉट प्रोड्यूस केमिकल इफेक्ट। ऑल्टरनेटिंग करंट से कोई केमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। सर फोर्थ पॉइंट लिखिए, केमिकल इफेक्ट। बस, alternating current does not produce chemical effect। फिर चौथा पॉइंट लिखिए, alternating current does not produce permanent magnetic effect। ये परमानेंट मैग्नेटिक इफेक्ट भी नहीं प्रोड्यूस करता। अगला लिखो, ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूसेस ओनली हीटिंग इफेक्ट। ऑल्टरनेटिंग करंट सिर्फ क्या प्रोड्यूस करता है? हीटिंग इफेक्ट। अगर आपको फॉर्मूला याद हो पावर का, आई स्क्वायर आर, तो हीटिंग इफेक्ट क्या होगा? आई स्क्वायर आर टी। टी टाइम है यहाँ पे, इतनी गर्मी प्रोड्यूस करता है ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है,
आई यहाँ पे आई आर एम एस